Hello student, a very good morning to all of you on our YouTube channel Curiosity E-Classes. तो स्टूडेंट, आज से हम क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 10th की केमिस्ट्री का सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चों वो है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम पढ़ेंगे एक एक करके केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में, वर्ड इक्वेशंस के बारे में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए सिलेबस के कंटेंट की आपका, तो बच्चों केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो आपका है उसमें इस बार 4 चैप्टर्स या 4 यूनिट्स को रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तीसरा चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है मेटल एंड नॉन मेटल एंड द फोर्थ इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो पूरे सिलेबस की अगर बात की जाए जो कि आपका 2024-25 के लिए प्रपोज्ड है, उसमें आपके केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स को रखा गया है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आइए बच्चों शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, और इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अगर बात की जाए केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। ठीक है बच्चों, केमिकल रिएक्शन को अगर समझना है तो आपको केमिकल चेंज को समझना होगा और उसके साथ साथ आपको फिजिकल चेंज को भी समझना होगा। आप ये सारी चीजें लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज बच्चों उस चेंज को कहते हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस ना जुड़े या कोई भी नया सब्सटेंस ना बने, ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहा जाता है। वहीं पर ऐसे चेंजेस जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस बनता है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम समझना चाहें कि फिजिकल चेंज को कैसे पहचानें, सबसे बड़ा हर्डल यही होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई फिजिकल चेंज। तो बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, कुछ टर्म्स हैं उससे आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज या फिजिकल चेंजेस। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो अगर लगे हैं तो वो पक्का फिजिकल चेंज है, आपको पूरी लाइन को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उस टर्म को पहचान लेंगे काम हो जाएगा। जैसे कि मेल्टिंग, कहीं पर लिखा है मेल्टिंग, अब क्या मेल्ट कर रहा है ये मैटर नहीं करता। कहीं पर लिखा है बॉइलिंग, कहीं पर लिखा है इवेपोरेशन, क्लियर हो रही बात यहां तक। कहीं पर लिखा है हीटिंग, क्लियर है। कहीं पर लिखा है फ्यूजन, क्लियर है। तो ये सारी जो टर्म्स हैं ये सारे इंडिकेट करते हैं फिजिकल चेंज को। किसी भी चेंज के साथ अगर ये सारे टर्म लगे हैं देन मेक इट श्योर कि वो सारा का सारा जो चेंज है वो क्या है, वो फिजिकल चेंज है। क्लियर है यहाँ तक। वहीं पर अगर आप केमिकल चेंज को पहचानना चाहते हैं तो वहां पर भी कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, अगर केमिकल चेंज को आप पहचानना चाहते हैं तो आप कुछ टर्म्स को याद कर लीजिए। ये टर्म अगर आपके कह सकते हैं प्रोसेस में लगे हुए हैं तो वो चेंज आपका केमिकल चेंज कहलाएगा। जैसे कि बर्निंग, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने कहा हीटिंग, हीटिंग अलग चीज है और बर्निंग अलग चीज है। हीटिंग लिखा है तो फिजिकल चेंज होगा, लेकिन बर्निंग लिखा है तो केमिकल चेंज होगा। ठीक है, कंबस्चन, कंबस्चन कहीं भी लिखा है तो केमिकल चेंज है। ठीक है, उसके अलावा रस्टिंग, क्लियर है, बर्निंग हो गया, कंबस्चन हो गया, रस्टिंग हो गया, या फिर कहीं पे लिखा है रिएक्ट विद, रिएक्ट्स विद, तो ये भी केमिकल चेंज है। क्लियर है। तो इस तरह से आप किसी की वर्ड से क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि वो चेंज जो है वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा ही आइकॉनिक एग्जांपल है।
और ये बच्चों को बड़ा ही कंफ्यूज करता है, ठीक है। सो यू आर गिवन अ कैंडल, कैंडल जल रही है। यहां पर दो चीजें होंगी, एक तो है बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, और बच्चों दूसरी चीज है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, तो यहां दो प्रोसेस है, एक तो है बर्निंग ऑफ कैंडल और दूसरा क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं इन दोनों टर्म को पढ़ के कि दिस इज बर्निंग। बर्निंग कहां पर है बच्चों, यहां पर है। तो बर्निंग ये है आपका केमिकल चेंज, दिस इज केमिकल चेंज। वहीं पर मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है आपका, ये आपका है फिजिकल चेंज, दिस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है बच्चों, कहीं पर भी लिखा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, आपको पूरा वर्ड नहीं पढ़ना। इवेपोरेशन दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का होगा तो वो आपका फिजिकल चेंज होगा। क्लियर है बच्चों, तो पूरे पूरे सेंटेंस को ना पढ़ के कंफ्यूज हुए बिना अगर आप केवल इन टर्म्स के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं आप सभी को उनके आंसर मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों, कहीं पर भी लिखा है कंबस्टन, कंबस्टन का मतलब भी बर्निंग होती है। इसके अलावा आपको लिखा है ऑक्सीडेशन, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। ऑक्सीडेशन के साथ साथ आपको अगर कहीं पे लिखा मिल जाए रिडक्शन, तो रिडक्शन भी क्या है, ये भी एक तरह से केमिकल चेंज है। तो बहुत आसान है, आप दोनों को अलग अलग कर लें, पॉइंट्स को नोट कर लें कि ये पॉइंट होगा तो फिजिकल होगा, ये पॉइंट होगा तो केमिकल चेंज होगा, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो इनकी आप सबसे पहला काम करें, अपनी नोट्स में फिजिकल और केमिकल चेंज की लिस्ट बना लें, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है और आप गलतियां करते हैं। क्लियर है यहां तक। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ बटर, बटर है, बटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, लंबे समय तक रखने पे बटर खट्टा हो जाता है, इसे कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन है तो क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। क्लियर है यहां तक बच्चों। राइपनिंग, जैसे कई बार होता है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल का पकना, इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज नहीं है, क्या है, इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम लोग जानते हैं कि केमिकल चेंजेस को फिजिकल चेंजेस से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। मतलब कि दिया गया जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, सबसे पहले उसे पहचानना है और फिर उस फिजिकल चेंज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उस केमिकल चेंज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों। सो देयर इज अ टेबल, ठीक है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन फिजिकल चेंज, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर रीअरेंज्ड व्हाइल देयर एक्चुअल कंपोजिशन रिमेन सेम। ठीक है, मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट हो जाता है लेकिन कंपोजिशन नहीं बदलती, मतलब कि कोई नया बॉन्ड नहीं बनता और ना कोई पुराना बॉन्ड टूटता है। कोई भी केमिकल बॉन्ड बेटा नहीं टूटता है, ये ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूल इंटैक्ट रहते हैं, वो ब्रेक नहीं करते। जबकि वहीं पर अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंज पे, तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल जाता है और सब्सटेंसेस कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनता है। क्लियर है। अगर हम केमिकल चेंज की डेफिनेशन पे बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो भी वो यही चीज इंडिकेट करती है। क्या करती है, ध्यान दीजिए। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which one or more substance called reactant are transformed, transform मतलब change, into one or more different substances। ठीक है, तो चेंज होता है किसका, रिएक्टेंट का, किसमें, जिसे कहते हैं नोन एज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में, और वो एक अलग केमिकल कंपाउंड होते हैं। प्रोडक्ट एक अलग केमिकल कंपाउंड है और रिएक्टेंट एक अलग केमिकल कंपाउंड है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, क्लियर है, लीडिंग टू चेंज इन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। तो केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं, मॉलिक्यूल्स भी टूटते हैं, नए एटम, नए मॉलिक्यूल्स, सॉरी नॉट एटम, नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, रीअरेंजमेंट होता है। क्लियर है यहां तक।
तो इस तरह से केमिकल चेंज को समझाया जा सकता है, केमिकल रिएक्शन को समझाया जा सकता है, और उसी के बेसिस पे हमारी टेबल वर्क करती है। ठीक है, आगे सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज आर फ्रीजिंग ऑफ वाटर। देखो मैंने पहले भी आपको बताया कि आप बस अब टर्म्स पकड़ो, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, समझ में आ रहा है? तो ये टर्म अगर है तो वो फिजिकल चेंज है। वहीं पर जब आप केमिकल चेंज की बात करते हो तो डाइजेशन, डाइजेशन केमिकल चेंज है, बर्निंग, रस्टिंग, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये सब केमिकल चेंज है। तो आप ध्यान देंगे कि आप इन टर्म्स से केवल बता ले रहे हैं कि वो फिजिकल है कि केमिकल, प्रोसेस की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ आपने जैसे देखा फ्रीजिंग, जैसे देखा बॉइलिंग, जैसे देखा मेल्टिंग, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज। जैसे आपने देखा बर्निंग, जैसे आपने देखा रस्टिंग, आपने कहा केमिकल चेंज, है ना। आगे फिजिकल चेंज इजिली रिवर्सिबल, मतलब फिजिकल चेंज को रिवर्स किया जा सकता है। जैसे कि मान लो पानी से हम फ्रिज में बर्फ जमाते हैं और बर्फ को बाहर रख देने पे वो बर्फ वापस पिघल के पानी में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज रिवर्सिबल। पानी को बर्फ, बर्फ को पानी, हम कर सकते हैं। केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड। तो अगर हमको केमिकल चेंज को समझना है तो जो भी प्रोडक्ट हमने बना लिया है उससे वापस हम रिएक्टेंट पर नहीं आ सकते। इट इज जस्ट लाइक कि आपको मैंने एक पेज दिया और पेज को मैंने बर्न कर दिया। क्लियर हो रही है बात? जब मैं उस पेज को बर्न करूंगा तो पेज को बर्न करने से एसेस निकलेंगी, राख निकलेगी, और उस राख को वापस पेपर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर हो रही बात बच्चों? किसी भी प्रोसेस के थ्रू उस राख को हम पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एंड दैट्स द केमिकल चेंज। इट इज जस्ट लाइक कि आपने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया और कर्ड को वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो जो भी प्रोसेस केमिकल चेंज है उनमें आप ये बात नहीं कर सकते। ठीक है, और फिजिकल चेंज में कोई नई चीज नहीं बनती है, और केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकम्प्लिश बाय वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। तो भाई अगर बदलाव आएगा तो कुछ ना कुछ नया बनेगा, नए बॉन्ड बनेंगे, नए मॉलिक्यूल बनेंगे, तो कुछ ना कुछ नया होगा। अगला पॉइंट, फिजिकल चेंज इज अ टेम्पोररी चेंज। ये टेम्पोररी चेंज है, इसको बार बार बदलता रहता है। इट इज जस्ट लाइक कि मान लो एक कंट्री है जहां पर एक पॉन्ड है, तालाब है, क्लियर है ना। ठंडियों के दिन में अगर टेम्परेचर क्या है, मान लो -10 हो जाता, गर्मियों में 40 डिग्री हो जाता है, तो हर बार ठंडी में वो तालाब जम जाता है और जब भी गर्मी आती है वो तालाब वापस पानी बन जाता है। क्लियर है ना? तो ये जो चेंज है ये टेम्पोररी होता है। ठीक है ना, होता रहता है, बदलाव होता रहता है। मतलब कभी आइस से वाटर बनेगा, कभी वाटर से आइस बनेगा, तो ये टेम्पोररी चेंज है, नॉट अ परमानेंट। केमिकल चेंज आर परमानेंट चेंजेस, ये परमानेंट चेंज होते हैं। ठीक है, इन द फिजिकल चेंज नो न्यू एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब किसी तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हीट ना निकलती है ना हीट अब्जॉर्ब होती है यूजुअली। ठीक है, इन केमिकल चेंज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, जब भी केमिकल चेंज होता है वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। या तो केमिकल रिएक्शन होने से आप देखेंगे कि हीट बढ़ गई है या फिर हीट घट गई है। इसको आप नॉर्मली ठंडियों में देख सकते हैं, आप सभी लकड़ियों को जलाते होंगे। ठीक है, और जब लकड़ी को जलाया जाता है बच्चों तो कमरा हीट होने लगता है, तो आप देखते हैं कि कमरे को क्या मिलती है, हीट मिलती है। क्लियर है? तो इस तरह से हम केमिकल चेंज में कह सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? कभी कभी लाइट भी प्रोड्यूस होती है, कभी कभी साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ये सारी चीजें जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो आपको दिख जाती हैं। हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, और लकड़ी की आवाज भी आती जलने की। ठीक है, दैट्स द साउंड। अगला है फिजिकल चेंज इन्वॉल्व वेरी लिटिल और नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, बहुत कम एनर्जी इन्वॉल्व होती है, कभी कभी नहीं भी होती, कभी कभी थोड़ा बहुत हो भी जाती है। ठीक है, चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट टेक प्लेस, हीट अब्जॉर्ब भी हो सकती है और निकल भी सकती है। द लास्ट इज फिजिकल चेंज इफेक्ट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज जब भी होगा फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी। कैसे? मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, डेंसिटी, ये सारी चीजें बदल सकती हैं। लेकिन केमिकल चेंज जब होगा तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। लेकिन जब भी केमिकल कह सकते हैं चेंज बच्चों होता है, वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदलती है, साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी बदलती है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग मूव करते हैं अगली स्लाइड पे, बात करते हैं वर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। वर्ड इक्वेशन के बारे में समझते हैं, फिर उसके बारे में जानते हैं, फिर हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की और फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। तो आपके चैप्टर की जो डेप्थ में शुरुआत होती है वो यहीं से हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगली स्लाइड की तरफ। अब हम बात करेंगे वर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। क्लियर बच्चों? जब हमें कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, जैसे कि हमसे कहा गया कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। हाइड्रोजन ने रिएक्शन की किससे? ऑक्सीजन से, और उससे क्या बन गया? वाटर बन गया। क्लियर है? तो ये एक वर्ड इक्वेशन है जिसमें हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, हमें कहा गया हाइड्रोजन reacts with oxygen to give water, to give water। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, अब हम इसे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग वर्ड इक्वेशन में। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस क्या है बच्चों? वाटर, सॉरी हाइड्रोजन। सो हम लिखेंगे यहां पर हाइड्रोजन। देखो बच्चों, रिएक्ट्स विद का मतलब होता है प्लस। केमिस्ट्री में जब कहीं भी लिखा हो रिएक्ट्स विद तो आप क्या लगा दें? प्लस। ठीक, सब सारी लैंग्वेज पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन, फिर आप क्या लिख दीजिए? ऑक्सीजन। टू गिव अगर लिखा है, या फिर कहीं पर लिखा है टू प्रोड्यूस, या कहीं लिखा है टू फॉर्म, ये तीन चीजें जिसको आप कॉपी में बहुत अच्छे से बच्चों नोट कर लें। सॉरी, टू फॉर्म, इन तीनों का मतलब एक ही है। इसके लिए आप एरो यूज करेंगे, इस तरह वाली। क्लियर करेंगे? टू गिव, टू फॉर्म, टू प्रोड्यूस, कहीं भी लिखा है तो आप क्या यूज करेंगे? आप एक एरो यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे एरो बना दिए, और फिर क्या लिखा है? वाटर। वाटर आप लिख दीजिए। क्लियर बच्चों? तो हमें क्या दिया गया था? हमें दिया गया था एक सेंटेंस, ठीक है ना, जिसमें रिएक्शन के बारे में बताया गया था। और उस दिए गए सेंटेंस को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? वर्ड इक्वेशन में। हमने यहाँ केमिकल का नाम नहीं लिखा और लिखना भी नहीं है, ये वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन में आपको केमिकल का सिंबल नहीं लिखना है, वहां पर उसके नाम को आप लिख सकते हैं, सिंबल को आप नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो यहां पर हमने क्या कन्वर्ट किया, फिर से रिपीट करता हूं मैं। हाइड्रोजन आपने लिखा, जो कि पहला आपका रिएक्टेंट है। रिएक्ट्स विद को हमेशा प्लस लिखा जाता है। ठीक है, रिएक्ट्स विद की जगह कंबाइन विद भी लिखा जा सकता था, कंबाइन विद, या कभी कभी रिएक्ट्स टू भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले आप लैंग्वेज को समझ लें। क्लियर है बच्चों? तो इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब आपको रिएक्शन में प्लस लगाना है, और टू गिव लिखा है, या टू प्रोड्यूस लिखा है, या टू फॉर्म लिखा है, तो इसका मतलब आपको एरो लगा देनी है, बहुत ही बेसिकली। और फिर आपकी बन जाएगी वर्ड इक्वेशन। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारा दूसरा स्टेटमेंट था कार्बन reacts with oxygen to give carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन रिएक्ट्स करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और देता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट क्या है बच्चों? सबसे पहला वर्ड मिला कार्बन, आप कार्बन लिख दीजिए। फिर आपने सीखा है रिएक्ट्स विद की जगह पे क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं, आप प्लस लगा दीजिए। ऑक्सीजन, फिर आप लिख दीजिए यहां पर ऑक्सीजन। ठीक है, टू गिव, टू गिव की जगह क्या लगाना है? एरो। ठीक है, इसे बच्चों बोलते हैं डबल हेडेड एरो। किस नाम से बुलाया जाता है इसको? इसको बोलते हैं डबल हेडेड
एरो। ठीक है, इसको लगा दिया, खत्म काम इसका। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम पूरा सेंटेंस लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस। और हमने दिए गए सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया किसमें, एक वर्ड इक्वेशन में। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमें सेंटेंस देता है हम उस सेंटेंस को वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इस दी गई वर्ड इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल इक्वेशन में। क्लियर है बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो बच्चों इसको लिखने के बाद अब हमारे सामने दो और सेंटेंस आ गए हैं, दो और सेंटेंस लिखे हुए हैं। इनको वर्ड इक्वेशन में आइए कन्वर्ट करते हैं। ध्यान देना बच्चों, और एक लिस्ट बना लेना कि किसका मतलब एरो है, किसका मतलब प्लस है। याद रखना यहाँ माइनस और अदर साइन यूज होते ही नहीं है। तो यहां पर लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स, तो देखो ब्रेक का मतलब भी बेटा एरो होता है, प्लस नहीं होता। ध्यान रखना, ब्रेक का मतलब क्या है, एरो। टू गिव, ठीक है, या ब्रेक टू गिव से आप ले सकते हैं कि टू गिव का मतलब क्या है, ब्रेक टू गिव एरो। तो सबसे पहले आपने सेंटेंस को पहचाना कि ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक्स टू गिव। टू गिव का मतलब भी मैंने बताया कि आप एरो लगा दीजिए। क्विक लाइम एंड का मतलब होता है प्लस। ठीक है, अगर कहीं भी एंड लगा है तो आप प्लस मारेंगे। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, चलो उसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। हम तेजी से लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, फिर लगा देंगे हम एरो, टू गिव क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्विक लाइम मतलब एंड की जगह पे हम लगाएंगे प्लस, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप वाइज अप्रोच के थ्रू हम चल रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात पहले से पता हो, लेकिन हम बिल्कुल स्टार्ट से ही चलेंगे। ठीक है ना? आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद का मतलब होता है प्लस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव का मतलब एरो, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। एंड का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद का मतलब प्लस, फिर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव की जगह पे हमने लगाई एरो, और फिर सोडियम क्लोराइड लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड एंड मतलब प्लस एंड वाटर। क्लियर हो गए बच्चों? तो सबसे पहले अगर आप केमिस्ट्री में एक रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं तो आपको सीखना होगा बच्चों की वर्ड इक्वेशन क्या होती है। एक स्टेटमेंट होता है, उसको वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, और ये वर्ड के फॉर्म में लिखी गई इक्वेशन का ही नाम क्या रखा गया है बच्चों, इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। दिस इज वर्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? अब हमारे सामने कुछ सेट ऑफ वर्ड इक्वेशन पहले से हैं। ठीक है, जैसे यहां पर अगर आए तो ये सारे के सारे आपके वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है। अगर बाय डेफिनेशन बात करें तो केमिकल इक्वेशन इज ऑलवेज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन शोइंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट को दिखाया जाता है और प्रोडक्ट को दिखाया जाता है, इन्वॉल्व देयर प्रपोर्शन एंड सम टाइम देयर फिजिकल स्टेट। ठीक है, थोड़ा पीछे आते हैं हम लोग। एक बात को ध्यान देना बच्चों की, जो पोर्शन ऑफ रिएक्शन एरो के पहले लिखा होता है, ठीक है ना, ये एरो है हमारी, एरो के इधर लिखा हुआ जो भी चीज होगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और एरो के इधर जो लिखा होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स, एक है तो प्रोडक्ट, एक से ज्यादा है तो
प्रोडक्ट्स। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्या है यहां पर इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं, और इधर आ जाओ, ये क्या है इस रिएक्शन का, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज प्रोडक्ट। क्लियर है? एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होते हैं, एरो के राइट हैंड साइड जो भी लिखा जाता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। एक से ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स बोलेंगे। बिल्कुल वैसे ये जो एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट आपका है रिएक्टेंट, और इधर जो ये दोनों हैं ये दोनों हमारे हैं प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया? तो एरो के राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं रिएक्शन, और जिनको वर्ड इक्वेशन हम कहते हैं, मतलब वर्ड के फॉर्म में लिखिए तो वर्ड इक्वेशन। सबसे पहला है कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब होता है बर्निंग, दिस इज बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। ठीक है, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये वर्ड इक्वेशन है, ध्यान रखना। अगला है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, तो ये सोडियम है और क्लोरीन से रिएक्ट करता है, जिससे क्या बन जाती है, सोडियम क्लोराइड। ये भी वर्ड इक्वेशन है क्योंकि वर्ड लिखा है ना कि केमिकल का सिंबल। ठीक, फिर है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जब वो ब्रेक करता है तो वाटर निकलता है और ऑक्सीजन निकलती है। सो दिस इज वर्ड इक्वेशन। कोई भी केमिकल सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये वर्ड इक्वेशन है। एंड द लास्ट इज रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लियर है? तो ये वर्ड इक्वेशंस हैं जिन्हें वर्ड के फॉर्म में लिखा गया, इसलिए कहलाती हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसको समझने के बाद वर्ड इक्वेशन क्या है, कैसे लिखी जाती हैं, अब हम इस चैप्टर के अगले पोर्शन की तरफ मूव कर सकते हैं, जिसमें इन वर्ड इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इन सभी को हम जा रहे हैं कन्वर्ट करने अब केमिकल इक्वेशंस में। तो वर्ड इक्वेशन का कन्वर्जन किस में करेंगे, केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, इन सारी वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या है। अगर हम वर्ड इक्वेशन को बात कर रहे हैं तो वर्ड इक्वेशन से क्या कन्वर्ट करेंगे, केमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिए, हमें केमिकल सिंबल्स लिखने होंगे इन सबके। ठीक है ना, जितने भी यहाँ पे कंपाउंड हैं, रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, सबके अब हम केमिकल सिंबल्स लिखेंगे। ठीक है, एक एक करके। जैसे कि यहां पर है मीथेन, तो बच्चों मीथेन का केमिकल सिंबल होता है CH4। CH4 इज द केमिकल सिंबल ऑफ मीथेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन जब भी लिखा होगा आप O2 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, O2। और फिर कैल्शियम सॉरी कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 सिंबल होता है कितना, ये, फिर लगाया प्लस। वाटर का सिंबल होता है S2। क्लियर है यहां तक? एक साइड में बच्चों आप कंपाउंड की लिस्ट बनाते चलेंगे, क्योंकि जो जो कंपाउंड आपको मैं बता रहा हूं वो आपको एग्जाम में मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी हमें मिलेगा हम उसकी एक इधर साइड में लिस्ट बनाते रहेंगे। जैसे CH4 का नाम होता है मीथेन। जो भी नए कंपाउंड होंगे उसको आप एक अलग कॉपी में या कॉपी के अलग पेज पे आप एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, और क्लोरीन का होता है Cl2। अब आप फिर से वही क्वेश्चन उठा कि सर आप तो कह रहे थे Cl होगा। तो देखो बच्चों, जब वो नॉन मेटल होता है तो उसके आगे 2 लगाना जरूरी होता है। अगर वो नोबल गैस है तो नहीं लगाएंगे, अदरवाइज उसके आगे 2 लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे किसी ने कहा नाइट्रोजन, ध्यान से समझना, हमको पता है नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, लेकिन नाइट्रोजन जब रिएक्शन में लिखी जाएगी तो N2 ही लिखी जाएगी। ऑक्सीजन जब भी लिखी जाएगी O2 ही लिखी जाएगी, क्लोरीन जब भी लिखी जाएगी Cl2, हाइड्रोजन जब भी लिखा जाएगा S2। क्लियर है? तो इस तरह से ये सिंबल्स आप 2 लगा के ही एक्सप्रेस करते हैं नॉन मेटल के। अगर वो नोबल गैस है तो एक अलग बात है, वैसे नोबल गैस रिएक्शन बहुत रेयरली करती है और आपको रेयरली ही मिलेंगी। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर हमने Cl नहीं लिखा है, Cl2 लिखा है, O नहीं लिखा है, O2 लिखा है। ध्यान देंगे, O नहीं लिखेंगे रिएक्शन में, Cl कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान देना है कि उनको हमेशा 2 लिखना है। ठीक, ये चीज आपको बताई नहीं जाएगी इक्वेशन में।
फिर बना सोडियम क्लोराइड, क्या बन गया, इसका सिंबल होता है NaCl, लिख दिया हमने। फिर हम अगले पे आते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। बच्चों इसका सिंबल मैं आपको बताता हूं, H2O2 होता है। ठीक है, आप अपनी लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर लें, H2O2 किसका सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और क्या बन रहा है, वाटर, वाटर का सिंबल होता है H2O और ऑक्सीजन का सिंबल होता है, पहले ही बताया, O2। ऑक्सीजन का सिंबल O नहीं, क्या लिखना है, O2। इस बात पर बहुत गौर करेंगे, नहीं तो गलतियां होंगी। ठीक, अगली इक्वेशन हमारे सामने है, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। कोई बात नहीं, सोडियम का सिंबल Na। कोई भी मेटल मिलेगा बच्चों तो कभी भी 2 3 4 कुछ नहीं लगाएंगे, मेटल हमेशा सिंगल लिखा जाएगा। नॉन मेटल के आगे आप 2 लगाएंगे यूजुअली। किन किन गैसेस में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन में। कई बार कंफ्यूजन होता है, क्या 2 ही लगाएंगे, नहीं बेटा। फॉस्फोरस मिलेगा तो आप P4 लिखेंगे, सल्फर मिलेगा तो आप S8 लिखेंगे। ठीक है, और कई बार ओजोन लिखा होता है तो वहां पे O3 लिखा जाता है, ओजोन। ठीक है, सबने इसका नाम सुना होगा, तो उसके लिए O3 सिंबल यूज करते हैं। तो सिंबल को लेकर आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे कि वहां पे 2 3 4 क्या लगाना है, वो आपको डिसाइड करना होगा, और जो लिखा है वही आपको करना है। कहीं भी लिखा है फॉस्फोरस तो आप P4 लिखेंगे, P4 स्टैंड फॉर फॉस्फोरस। ठीक है, एंड S8 स्टैंड फॉर सल्फर। सल्फर के लिए बेटा S8 यूज करते हैं, ठीक है ना, S2 नहीं, S8। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सोडियम मिला था तो मैंने कहा 2 3 कुछ नहीं लगाना, मेटल में नहीं करते, नॉन मेटल में ध्यान देते हैं। फिर है वाटर, वाटर का सिंबल होता है H2O, फिर हमने एरो बना दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है, NaOH। और फिर देखो बच्चों, हाइड्रोजन लिखा है तो H नहीं लिखेंगे, S2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, कॉन्शियस होके करना है, अलर्ट होके करना है, और गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। ठीक है ना, जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल के उस डाउट को पूछ सकते हैं, आपको सेम डे रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब आगे बढ़ा जा सकता है। तो यहां पर अब हम लोगों ने बच्चों इक्वेशंस को लिख लिया, लेकिन इक्वेशन को जब लिखा तो एक प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम क्या है समझते हैं। अगर आप देखेंगे इधर कितने ऑक्सीजन है, तो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर कितना है, 1 ऑक्सीजन है। जबकि रिएक्टेंट साइड में आप देखेंगे 2 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। तो जो रिएक्शन अभी हमने लिखी है इनका नाम क्या है, केमिकल इक्वेशंस। क्लियर है, लेकिन ये सारी की सारी इक्वेशन जो हमने लिखी है, ठीक है, वो बैलेंस नहीं है। क्या करना है अब हमको, बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड दोनों बराबर होना चाहिए। क्लियर है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और अगर हम ऐसी रिएक्शन को लिखते हैं तो वो कहलाएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, तो यहां पर भी हम देखें वही चीज है कि यहां पर 1 ऑक्सीजन और ये 2 3 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं, 2 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है, ये भी बैलेंस नहीं है। और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन और 2 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इट इज नॉट बैलेंस। तो अगले स्टेप में बच्चों हम सीखेंगे रिएक्शन को बैलेंस करना। पहले स्टेप में हम लोगों ने सीखा रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने सीखा कि दी गई वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। और तीसरे स्टेप में हम सीखने वाले हैं कि जो आपकी केमिकल इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करना किस में, उसको कन्वर्ट करना बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। बट इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, मैं आपको कुछ केमिकल कंपाउंड की लिस्ट दे रहा हूं जिसको आप अच्छे से लर्न करें और डेली उसको रिवाइज करें। रीजन क्या है बच्चों की, जब आप वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको सारे कंपाउंड के नाम नहीं पता होते। ठीक है, तो आपको मैं 20-25 ऐसे कंपाउंड के नाम डिस्प्ले करने जा रहा हूं इस वीडियो के बाद, जिसकी आपको एक लिस्ट बना लेनी है कॉपी में बिल्कुल साफ साफ, ताकि कभी भी वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते समय आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है बच्चों, इस जस्ट स्लाइड के बाद एक वीडियो स्लाइड डिस्प्ले होगी जिसमें वो सारे के सारे नाम, उनके केमिकल सिंबल लिखे होंगे, उसको आप अच्छे से नोट्स में तैयार कर लें। ठीक है, और अगर आप तैयार कर लेते तो आप इस तरह की प्रॉब्लम में कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे
की एग्जाम्पल है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्लास 10th में नहीं जानते कि क्या होता है, लेकिन अगर आप उस लिस्ट में इसको लिख लेंगे तो धीरे धीरे ये चीज क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। तो मैं अभी एक डिस्प्ले करने जा रहा हूँ एक लिस्ट को, जिसको आपको एक फेयर नोट्स बनाना है, एक पेज ब्लैंक छोड़ के वहां पर बनाना है। और बच्चों जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी एक प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी भी दूसरे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है बच्चों, तो उसकी एक प्रॉपर फेयर नोट्स आपको बनानी है, जैसे बता रहा हूं वैसे ही बनानी है। ठीक है, अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला स्टेप है इन इक्वेशंस को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और उसके बाद हम बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक दी गई केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। तो मुझे लगता है कि अब तक आप डिफरेंस समझ गए होंगे बच्चों की वर्ड इक्वेशन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वर्ड इक्वेशन में केमिकल सिंबल का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना, जबकि केमिकल इक्वेशन में उसे हम केमिकल सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो अगली चीज आती है वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उस रिएक्शन को बैलेंस करना। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन स्टार्ट विद द स्केलेटल इक्वेशन एंड सोज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद देयर केमिकल फॉर्मूलाज। तो आई थिंक बड़ा टफ हो रहा है, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, साफ साफ लिखा है आयरन और लिखा है ऑक्सीजन एंड इट इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू Fe2O3। ठीक, इसको बच्चों हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो फिलहाल अभी हम रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात कर लें। तो बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। सभी लोग क्या करेंगे, जो भी लिखा है उसके बाहर एक, उसको बॉक्स में कंप्लीटली बंद करेंगे। पहला काम कर लिया। ये रिएक्टेंट है और उधर क्या लिखे हैं, ये दोनों आपके क्या हैं बच्चों, रिएक्टेंट्स हैं, और इधर क्या है आपके प्रोडक्ट्स। ठीक, अब एक बात समझना है कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा आपने कर लिया तो आपकी रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है बच्चों, कि जो भी नंबर आप लिखेंगे वो इस बॉक्स के अंदर नहीं लिख सकते। तो इट इज लाइक ए गेम, हम इस बॉक्स के अंदर नहीं लिखेंगे, रिएक्शन के जो भी लिखेंगे वो इस बॉक्स के बाहर लिखेंगे। क्लियर है, और अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, केवल बॉक्स के पहले लिख सकते हैं, ना बॉक्स के बाद लिख सकते हैं, ना बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। रिपीटिंग अगेन, बॉक्स के अंदर कुछ भी आप चेंज नहीं करेंगे, बॉक्स के बाद भी कोई नंबर नहीं लिखेंगे, बॉक्स के पहले लिखेंगे। सबसे पहले आप एटम को काउंट कर लो बेटा। इधर एक आयरन है और इधर कितना है, इधर दो आयरन है। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं पहले मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है Na2SO4, तो सबसे पहले आप एटम को काउंट करना सीख लो कि यहां दो सोडियम के एटम हैं, एक सल्फर का एटम है और चार ऑक्सीजन के एटम। इस तरह से बच्चों एटम्स को काउंट किया जाता है। क्लियर है, कहीं पर लिखा है Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, कैसे काउंट करोगे, तो ध्यान देना ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो केवल ब्रैकेट के अंदर वाले पे मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर वाले एटम्स में मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है उसका कोई लेना देना नहीं। ये Al2 लिखा है मतलब दो एल्यूमिनियम, खत्म। सल्फर कुछ भी नहीं लिखा तो एक है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है मतलब यहाँ पे 3 सल्फर है। ठीक है, ऑक्सीजन 4 है और ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है तो 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। तो सबसे पहले स्टेप में आप एटम को काउंट करना सीखिए। अगर गलती करेंगे तो बैलेंसिंग में भी गलतियां होंगी। ठीक, तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्या देखा कि इधर एक आयरन है और इधर दो आयरन है और यहाँ 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 आयरन है और 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है और ये एक आयरन है। सबसे पहले आपको ये समझ लीजिए,
अब आप ध्यान दीजिए कि आप केवल और केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना आप ऐड कर सकते हैं, ना आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना आप डिवाइड कर सकते हैं, केवल और केवल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2 का, तभी तो ये 1 आयरन किस में कन्वर्ट होगा, 2, तो हमने लगा दिया 2। क्लियर है यहां तक? फिर हमने देखे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 2 है और इधर है 3। ये तो एक बड़ा ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है मामला है, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करके 3 नहीं बनाया जा सकता। 2 को मल्टीप्लाई करके 3 नहीं बनाया जा सकता। तो एक काम करते हैं, अगर हम इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे से पहले क्या लगा दें, 2, तो ये पूरे में 2 लग जाएगा और ये कितना आयरन हो जाएगा, 2 से 4 आयरन हो जाएगा और 3 वाला कितना बन जाएगा, 6 ऑक्सीजन बन गया। फिर आप देखें कि आप किसे करेंगे, यहां पर कितना आयरन है, 4, और हमने यहां क्या लगाया था, 2, तो हम इसको चेंज करके क्या कर लेंगे, 4। ठीक है, ये काम आपको ऑब्जर्व करके करना है। तो आपने 4 लगाया, इधर 4 और इधर 4 बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन, इधर कितना है, 2। अब इस 2 को 6 बनाया जा सकता है अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहां पर ये बैलेंस होकर रिएक्शन क्या आई, आपकी आई 4 आयरन, अब आप बॉक्स हटा सकते हैं, प्लस 3 टाइम ऑफ ऑक्सीजन is converting into 2 टाइम ऑफ Fe2O3। ये आपकी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? फिर से रिपीट करते हैं कि सबसे पहले आप जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसके बाहर बॉक्स बना लेंगे, एटम्स को काउंट कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके आप ये काम कर सकते हैं, ना आप प्लस कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं। और जो भी नंबर आप लिखेंगे वो बॉक्स के बाहर लिखेंगे, बॉक्स से पहले लिखेंगे, बाद में भी नहीं लिखना। ठीक है, आइए अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम मूव करते हैं रिएक्शन बैलेंसिंग की तरफ, क्योंकि हमारा मेन टास्क है रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, तो रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे स्टेप वाइज, आइए 1 बाय 1 समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारे सामने इक्वेशन है जिसको ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी इक्वेशन ये है, CH4 प्लस O2 मेक्स CO2 एंड H2O। मीथेन, इसका नाम क्या है बच्चों, मीथेन। ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, लिखते हैं हम लोग इसको। द रिएक्शन इज CH4 प्लस O2। बेटा ध्यान देना कि जब भी इनको लिखना थोड़ा थोड़ा दूर लिखना, ठीक है ना, जिससे कि आप नंबर को इंसर्ट कर सकें आसानी से। CO2 और फिर दूर लिखेंगे हम H2। इसको सबसे पहले आप दूर दूर लिख लें, फिर सबको बॉक्सेस में बंद कर लें। बॉक्सेस में बंद करने का मतलब हमने इसको लॉक कर दिया। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो भी लिखेंगे बॉक्स के बाहर लिखेंगे। ठीक, इंसर्ट कर दिया। अब इस इंसर्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, हम इसके बाहर नंबर को ऐड कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर नंबर को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम एटम्स लिख लेते हैं जो काउंटिंग आपने सीखी है। इधर कितना कार्बन है, दिस इज 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इधर ये 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, इधर 1 कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, इधर 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम। आपने लिख लिया। ये साइड आपका रिएक्टेंट साइड है और ये साइड आपका क्या है, प्रोडक्ट, और इधर उधर नंबर ऑफ एटम बराबर होने चाहिए। अगर आपने ये कर दिया तो आपकी रिएक्शन बैलेंस। बट रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए नंबर आप यहां ऐड करेंगे, यहां ऐड करेंगे, यहां या यहां। ठीक है, इन स्पेसेस पे आप नंबर को ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी आप नहीं करेंगे और बाद में भी आप कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलो काउंटिंग शुरू करते हैं। अब हम, 1 कार्बन इधर है और 1 कार्बन इधर है, तो कार्बन तो बैलेंस है, बराबर है। दूसरा है हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर है और इधर 2 ही हाइड्रोजन है। तो बच्चों 2 को 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम क्या बना देंगे, 4, सॉरी, इससे हम 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया 4 आपका। ठीक है, लेकिन आप ध्यान देंगे जैसे ही आपने किया ये 2 क्या बन गया है, 4 हाइड्रोजन हो गया है और ये 2 ऑक्सीजन हो गया। जो भी आप लगाएंगे आप साफ साफ यहाँ लिखेंगे क्या बदलाव हुआ है। ठीक है,
फिर आप चेक कर लीजिए, कार्बन अभी भी उतना है, हाइड्रोजन 4 था, इधर 4 हो गया, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, और ये कितना है 4। देयर आर 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, तो बाहर हम क्या लगा देंगे 2, 2 2 जा कितना हो गया 4, और आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, अब इसको हम दोबारा साफ साफ लिख देते हैं एज अ बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, CH4 प्लस 2 टाइम ऑफ O2 प्लस मेक्स CO2 एंड प्लस 2 टाइम ऑफ S2। क्लियर है। अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ अगर उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो आप फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं, मतलब कि सब्सटेंस आपका सॉलिड, लिक्विड या गैस में से क्या है। जैसे कि यहां पर ये क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, और अगर वाटर वेपर बर्निंग से प्रोड्यूस हुआ है तो प्रोबेबली ये वेपर या फिर गैस होगा, तो हम यहाँ पर गैस ही लिख देते हैं। क्लियर है। ध्यान रखना है कि वाटर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के आगे वेपर है, उससे पहले वो लिक्विड है, तो हम यहाँ पे यूजुअली गैस लिख सकते हैं, या फिर थोड़ी देर के बाद ये क्या बन जाएगा, लिक्विड। क्लियर है यहां तक। तो दिस इज द वे, और आप लिक्विड भी लिख सकते हैं। क्लियर है। इस तरह से रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। अगली रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे रिएक्शन को बैलेंस करने की, आप सब्जेक्ट में उतने ही बेटर होते जाओगे। ठीक है, तो अब हमारी अगली केमिकल इक्वेशन है C3H8, ठीक है, प्लस O2 मेक्स CO2 और प्लस S2O। ठीक है, तो इसको बेटा कहते हैं हम लोग प्रोपेन, इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोपेन। इसको आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये है ऑक्सीजन, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो इसको हम साफ साफ लिख लेते हैं। दिस इज C3H8, फिर स्पेस दिया और क्या लिखा O2, फिर स्पेस दिया क्या लिखा CO2, फिर लिखा S2। ठीक है, सबके पहले थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दो। अब हम काउंटिंग करेंगे। हम काउंटिंग बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिखे बिना भी कर सकते हैं, बड़े आराम से। ध्यान दो, इधर कितने कार्बन हैं, इधर 3 कार्बन हैं, और इधर 8 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, और 1 ऑक्सीजन है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं रिएक्शन बैलेंस करने की। एलिमेंट को हमेशा लास्ट में बैलेंस करोगे तो बहुत आसान होगा। एलिमेंट को हमेशा लास्ट में बैलेंस करो। अब एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कि यहां पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं रिएक्शन में, O2 हो सकते हैं, N2 हो सकता है, S2 हो सकता है, P4 हो सकता है, S8 हो सकता है, जो एक तरह के एटम से मिलकर बना हो, ये सब क्या है, ये सब होते हैं आपके एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रिक ये है कि इनको सबसे लास्ट में हम बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, बाकी एटम्स को बैलेंस करने के बाद इनके बारे में बात करेंगे, और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपकी रिएक्शन बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। हमने कहा इसको हम सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। कब करेंगे, सबसे लास्ट में। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। 3 कार्बन है, इधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन, तो इधर अगर हम 3 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 कार्बन हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी चीज क्या है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन मिली, हाइड्रोजन 8 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो 2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमने इसको किया, तो ये क्या बन गया 8 हाइड्रोजन। ये ध्यान दीजिएगा कि बॉक्सेस आप अभी इंटैक्ट रखेंगे, बॉक्सेस में कोई कन्वर्जन, कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ठीक, तो ये कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 का ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन भी हो गया। तो आपने 2 चीजों को बैलेंस कर लिया है। 2 चीजें क्या थी, एक तो कार्बन आपने बैलेंस कर लिया, दूसरा हाइड्रोजन। कैसे, फिर से काउंट कर लो, देखो 3 कार्बन 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, कर लिया ना। कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस किया, मैंने कहा इसको सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक, अब ध्यान देना बच्चों, 2 ऑक्सीजन इधर है, उधर टोटल कितनी ऑक्सीजन है चेक करो, 6 ऑक्सीजन इधर और 4 इधर, 6 और 4 10, मतलब 10 ऑक्सीजन है। 2 को 10 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सो इट इज ऑब्वियसली 5, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 5, और आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस।
क्लियर है? अब इसको साफ साफ आप लिख सकते हैं। आपने लिखा C3H8 प्लस 5 टाइम ऑफ ऑक्सीजन, फिर आपने लिखा 3 टाइम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपने लिखा 4 टाइम ऑफ H2O। क्लियर है? तो ये हो गए आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर फिजिकल स्टेट लिखनी है तो आप लिख सकते हैं इनकी, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ गैस, दिस इज ऑल्सो अ गैस, ऑक्सीजन गैस ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ गैस, और ये होगा आपका वेपर या गैस या फिर लिक्विड, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन कंडीशन। वैसे तो लिक्विड होता है। क्लियर है यहाँ पर? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आइए और प्रैक्टिस करते हैं। जितना ज्यादा आप बच्चों प्रैक्टिस करते जाएंगे, बैलेंसिंग उतनी अच्छी आपकी होती जाएगी। ठीक है? तो इस वाली इक्वेशन में आपने एक ट्रिक सीखी कि एलिमेंट को सबसे लास्ट में बैलेंस किया और एक बार में हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है? अब हमारे सामने ढेर सारी केमिकल इक्वेशंस हैं जिनको हम एक एक करके तेजी से बैलेंस करेंगे। ठीक है? जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो यहां पर हमारे सामने क्या है, एक तरफ इक्वेशंस हैं और एक तरफ हम इसको बैलेंस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको एक एक करके हम लोग। ठीक है, चलो यहीं पे बैलेंस करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? एक एक रिएक्शन लिखेंगे जो आपने सीखा उसके बेसिस पे, एक एक रिएक्शन बैलेंस करेंगे, इरेज करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहली इक्वेशन क्या बोल रही है, दिस इज C3H8 देन O2 एंड देन CO2 एंड देन H2O। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया है तो स्किप करते हैं इसको बच्चों। ठीक है? ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बैलेंस की है। अगली रिएक्शन हमारी है KClO3 मिक्स KCl, पोटेशियम क्लोराइड है, और O2 ऑक्सीजन। ठीक? तो बेटा इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम क्लोरेट, और ये पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट एंड दिस इज कॉल्ड पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, जो लिस्ट मैं प्रपोज करूंगा, कर चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, उसको अच्छे से तैयार कर लो। डेली उसका रिवीजन करना अगर आप चाहते हैं आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करें, क्योंकि कंपाउंड के नाम पता होंगे और उसके फॉर्मूले पता होंगे तो बड़ी आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है? अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, अब हम इसको जा रहे हैं बैलेंस करने। ठीक है? तो पोटेशियम क्लोरेट हमारे सामने है KClO3। आप देखेंगे इसके पास है 1 पोटेशियम, 1 क्लोरीन एंड 3 ऑक्सीजन। इधर आ जाएं, 1 पोटेशियम, 1 क्लोरीन और 2 ऑक्सीजन। मैंने एक ट्रिक बताई है कि एलिमेंट को लास्ट में, इसको बैलेंस करेंगे बट इसका नंबर सबसे लास्ट में लगाएंगे। ठीक? अब ध्यान दो आप, यहां पर अगर आप पोटेशियम को देखेंगे तो 1 पोटेशियम है, इधर भी 1 पोटेशियम है, दैट इज बैलेंस। इधर 1 क्लोरीन है, इधर 1 क्लोरीन है, दैट इज ऑल्सो बैलेंस। बट ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर कितनी है, 2 है। तो एक काम करते हैं हम कि 2 को 3 तो नहीं बना सकते, लेकिन 2 को हम क्या बना सकते हैं, 6 तो बना सकते हैं। ध्यान देना कि 3 को 2 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो 2 को 6 बना लें। ठीक है? ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ पोटेशियम अब कितने हो गए, 2 हो गए। याद रखना ये बॉक्स में जो भी है सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 क्लोरीन बन गए हैं, 6 ऑक्सीजन हो गए, नया ये है। ठीक? अब आप यहां पे क्या करेंगे, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, तो आपने 2 लगा दिया, तो ये 1 पोटेशियम से कितना हो गया, 2 पोटेशियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। ठीक है? आगे का क्या होगा बच्चों, अब आगे क्या है, यहां पर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो इतना 6 ऑक्सीजन है। ठीक है?
2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा? 6 ऑक्सीजन। गॉट इट? तो दिस इज द वे हाउ यू हैव बैलेंस द इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब आप इसको साफ साफ लिख दीजिए, ठीक है। तो आ गया 2 KCl O3 कन्वर्टिंग इनटू 2 KCl एंड 3 टाइम ऑफ O2, ठीक है। ये आपका सॉलिड होता है, ये भी आपका सॉलिड होता है, लेकिन ये आपका गैस। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, नोट इट डाउन। फिर हम एक एक करके सारी रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। आइए बच्चों अगली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली इक्वेशन है Al प्लस HCl मेक्स AlCl3 प्लस S2। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा Al दिस इज Al प्लस HCl मेक्स AlCl3 एंड प्लस S2। ठीक है, काउंटिंग कर लीजिए सबसे पहले एटम्स की बच्चों, जैसा बताया गया आपको। ठीक है, Al कितना है इधर? 1 Al। ठीक, इधर कितना है बच्चों? 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। इधर आ जाओ, इधर 1 Al है, 3 Cl है और इधर 2 हाइड्रोजन है। क्लियर है? अब आप बड़ी आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? इधर देखो Al 1 है, इधर Al 1 है, तो मतलब बैलेंस है। इधर क्लोरीन 3 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो देखो 3 को 1 तो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। लॉजिक लगाइए, हम केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को 1 नहीं बना सकते, लेकिन 1 को 3 बना सकते हैं। कैसे? अगर हम यहां पर लगा दें 3 तो ये कितना बन गया? 3 हाइड्रोजन बन चुका है और 3 क्लोरीन बन चुका है। फिर से रीमैच करा लो बच्चों। एल्यूमिनियम बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन कितना है? 3 है और इधर कितना है? 2 है। अब 3 को 2 नहीं बनाया जा सकता, तो एक काम करते हैं, हम इसको 6 बना दें। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 हाइड्रोजन। क्लियर है ना? इसको 6 बनाया जा सकता है कब? जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें दोबारा, मतलब 3 2 जा 3 और 2 मतलब 6 से मल्टीप्लाई। ध्यान देना, तो ये बन जाएगा 6 हाइड्रोजन और ये बन जाएगा आपका 6 क्लोरीन। ठीक है, और इधर अभी भी एक ही एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, ध्यान से देखते जाना अच्छे से। फाइनली इधर कितना हो गया बच्चों? इधर एक एल्यूमिनियम है, थ्रो क्लोरीन। अगर हम इसमें 2 लगा दें तो ये 1 एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा? 2 एल्यूमिनियम और ये 3 क्लोरीन बन जाएगा 6 क्लोरीन और ये 6 हाइड्रोजन। और यहां पर 2 एल्यूमिनियम है तो यहां भी 2 लगा दें तो बैलेंस हो गया हमारा। ठीक है, ये बन गया आपका 2 एल्यूमिनियम, 6 हाइड्रोजन एंड 6 क्लोरीन बराबर है, तो हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, अब इसको साफ साफ आप लिख लें। ठीक है, साफ साफ लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? 2 एल्यूमिनियम प्लस, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम, जस्ट अ मिनट, our reaction becomes 2 time of aluminium, 6 time of HCl, 2 time of AlCl3 and 3 time of H2। ठीक है, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्लियर बच्चों? आइए अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन हमारी N2 प्लस S2 मेक्स 2NH3। तो हम लिख लेते हैं इसको, N2 प्लस H2 मेक्स 2 टाइम ऑफ, सॉरी इट इज लिखन NH3। अब आप काउंटिंग कर लीजिए, 2 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे? तो देखो
हमने पहले भी बताया केवल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, केवल मल्टीप्लाई। तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कॉमन सेंस। 2 को 1 नहीं बना सकते, 1 को 2 बनाना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब फिर से अपने 2 लगा दिया तो काउंटिंग चेंज हो गई, फिर से ये एक नाइट्रोजन नहीं है 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितनी हो गई 6, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये बन गया 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। फाइनली 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन इधर और इधर, तो बन गया आपका बैलेंस। अब क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, N2 प्लस 3 टाइम ऑफ S2 is converting into 2 टाइम ऑफ NS3। आसानी से आपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, ठीक है बच्चों। अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली रिएक्शन जो है वो है Fe प्लस S8 मिक्स Fe2S3। थोड़ी सी देखने में डरावनी इक्वेशन लग रही है, लेकिन बड़ी आसानी से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहां पर पहले रिएक्शन को साफ साफ आप लिख लीजिए, ताकि लिखने में कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो बच्चों, दिस इज Fe वन साइड एंड दिस इज S8 अदर साइड, एंड इधर लिखा हुआ है Fe2 और फिर लिखा हुआ है S8, ठीक है। इसको बैलेंस करना है, पहले काउंटिंग कर लो पूरी। इधर एक आयरन है, Fe स्टैंड फॉर आयरन, और यहाँ पर 8 सल्फर के एटम है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सल्फर S8 लिखा जाता है। यहाँ पर 2 आयरन के एटम हैं और 8 सल्फर के एटम हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सल्फर तो बैलेंस लग रहा है 8 और 8, लेकिन आयरन बैलेंस नहीं है। दूसरी बात, इक्वेशन को देखकर कि आप केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब छोटे को बड़ा बना सकते हैं, बड़े को छोटा नहीं। तो आप 2 को 1 नहीं बना सकते, लेकिन 1 को आप 2 बना सकते हैं। तो आप क्या करें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम ऑफ आयरन और 8 टाइम ऑफ सल्फर, और इधर भी हो गया 2 टाइम ऑफ आयरन एंड 8 टाइम ऑफ सल्फर। ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। तो आपकी बैलेंस इक्वेशन क्या बन गई, 2Fe प्लस S8 कन्वर्टिंग इनटू Fe2S8। इजी, ठीक है। अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अगली इक्वेशन है C2H5OH प्लस O2। लिख लेंगे हम लोग C2H5OH प्लस O2 is converting into CO2 and S2। ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, इसके बाहर ही करेंगे, ध्यान रखना। इसलिए बॉक्सेस भी बनाते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है। अब आप काउंटिंग शुरू कर दो बच्चों। देखो 2 कार्बन है यहाँ पर, 5 और एक 1, मतलब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और इधर 2 ऑक्सीजन है। तो ये हमारी पहले जो है लिस्टिंग है, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लिख लिया हमने। अब हम अपनी ट्रिक से चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, और ट्रिक नहीं लगाएंगे तो देर से पहुंचेंगे, ठीक है ना। ट्रिक क्या है बच्चों, एलिमेंट को हमें बैलेंस तो करना है, लेकिन कब करना है, सबसे लास्ट में। तो इसकी बैलेंसिंग सबसे क्या होगी, लास्ट में। अगर हम लास्ट में करेंगे तो हमारी इक्वेशन जल्दी बैलेंस हो जाएगी। करते हैं जल्दी से। देखो बेटा कितने कार्बन, 2 कार्बन, इधर कितने कार्बन, 1 कार्बन। तो मैंने कहा केवल मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 लगा दो, ये बन गया 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। फिर जैसे ही आपने कार्बन को देखा, अब दूसरा क्या है, हाइड्रोजन को चेक कर लो। उधर हाइड्रोजन है, कितना है, 2 है, और इधर कितना हाइड्रोजन है, 6, 5 और 1 6। हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही करेंगे ये 2 किस में कन्वर्ट हो गया, 6 हाइड्रोजन, और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हुआ, 3 ऑक्सीजन। हमने कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया है बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, सॉरी
कार्बन को और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, अब ऑक्सीजन की बारी है। जल्दी से देखो बेटा, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, दैट इज 7 और दैट इज 2। मामला फंस गया। ऑड नंबर है, 2 को कैसे 7 बनाए, है ना। मैं आपको बिल्कुल आसान ट्रिक बताता हूं बच्चों। हम 2 को मल्टीप्लाई करके 7 तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि यहां पर हम मल्टीप्लाई ही 7/2 का कर रहे हैं, तो तब तो बैलेंस हो गया ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 7 ऑक्सीजन। रिपीट हुआ, समझ में आया। तो जब भी एक इवन नंबर को ऑड बनाना होगा, आप उस ऑड नंबर को ऊपर लिखो, नीचे इवन नंबर को लिखो, जिससे वो कैंसिल हो जाए। मतलब यहाँ 2 लिखा है तो 7/2 से, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 ऑक्सीजन एटम आ गए। अब इसको हम अगर फिर से लिखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। इट विल बिकम C2H5OH plus 7/2 time of O2 is making reaction 2 time of CO2 और 3 टाइम ऑफ S2। लिख लिया। लेकिन हमारी बैलेंस इक्वेशन में ये फ्रैक्शनल वाला अलाउ नहीं होता जनरली। लिखने को लिखा जाता है हायर क्लासेस में, बट ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको हम फिर से एक काम करते हैं। सभी में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं सभी में, तो ये 2 हमारा हट जाएगा। अगर हम सब में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, मतलब हम सब में 2 लगाएंगे। 2 टाइम ऑफ C2H5OH। जब हमने 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसका 2 और उसका 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 7 टाइम ऑफ O2 एंड इट इज बिकमिंग, इसमें भी 2 का हुआ तो क्या बना बेटा, 4 टाइम ऑफ CO2 एंड इट बिकम 6 टाइम ऑफ S2। इस तरह से हमारी ये जो रिएक्शन थी ये तुरंत बैलेंस हो गई। कभी भी इवन नंबर को ऑड में कन्वर्ट करना है, आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। जैसे कि 2 को 7 में कन्वर्ट करना है तो आप 7/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 7 बन जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट जल्दी हो जाता है इस वाले से। ट्रिक क्या है, सबसे पहले सबसे लास्ट में आपको एलिमेंट को बैलेंस करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो श्योर शॉट 30 सेकेंड से पहले आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। दूसरी ट्रिक क्या है कि जब आप इवन को ऑड बनाना हो, मान लो मैंने कहा कि 2 को बनाना है 7, तो आप 2 को 7 डायरेक्टली नहीं बना सकते, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दें 7/2 से तो क्या आएगा, 2 7 में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप उसे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दें, जो डिनोमिनेटर में वही नंबर यहां रखें और उससे मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है। बाद में उसको हटाने के लिए डिनोमिनेटर से सब पे हम मल्टीप्लाई कर देते, जैसे मैथमेटिक्स में हम एलसीएम लेते हैं। क्लियर बच्चों। अब हम अगले की प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उसको भी सॉल्व करते हैं और फिर इस वीडियो को फाइनल करते हैं। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगली इक्वेशन की तरफ। बैलेंसिंग 7वीं इक्वेशन हमारी है। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। ठीक है, 7th इक्वेशन इज स्टेटिंग दैट H2O कन्वर्टिंग इनटू S2 एंड O2। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो रही है। कैसे बैलेंस करेंगे देखो, तेजी से हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। हमने कहा मल्टीप्लाई केवल कर सकते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2 का। लेकिन इसमें तो नहीं कर सकते क्योंकि ये बॉक्स के अंदर है, तो 2 का करेंगे तो दोनों में होगा। ये बन गया 4 हाइड्रोजन और बन गया 2 ऑक्सीजन। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इधर इधर 2 है, तो इसमें हम 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दे बॉक्स के बाहर तो बन जाएगा ये 4 हाइड्रोजन और ये रहा आपका 2 ऑक्सीजन। रिएक्शन आपकी तुरंत बैलेंस हो गई। ठीक है। सो दिस इज 2H2O is converting into 2H2 plus O2। क्लियर है बच्चों। अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज CaO plus CO2 और मेकिंग कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो रिएक्शन को लिख लो पहले। CaO plus CO2 is making CaCO3। तो आप देखेंगे एक का कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है।
एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो काउंट करना शुरू करो। एक कैल्शियम सही है, एक कार्बन भी सही है, 2 ऑक्सीजन और एक 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन, मतलब रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आप सभी वीडियो को पॉज करके इक्वेशन को लिख लिया करिए। ठीक है ना, वीडियो को आप क्या करेंगे, पॉज करेंगे और इक्वेशन को लिखते रहेंगे। अगली क्या है हमारी, Na प्लस H2O मेक्स NaOH प्लस H2। लिख लेते हैं, Na प्लस H2O मेक्स NaOH और प्लस H2। ठीक है, बॉक्सेस आप बना लें। बॉक्सेस के याद रखना, अंदर आप कुछ भी नहीं करेंगे और जो भी लिखना बॉक्स के बाहर लिखेंगे। इधर पड़ा एक सोडियम, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। ठीक है, इधर आपका है 2 हाइड्रोजन। अब आप काउंटिंग शुरू कर दीजिए। एक सोडियम इधर है, एक सोडियम इधर है, सही है। 2 हाइड्रोजन इधर है और इधर 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। क्लियर है। मैंने आपको कहा कि आप एलिमेंट को लास्ट में भी बैलेंस कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर 1 है, इधर 1 है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। तो हम ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में अगर बैलेंस करें तो बढ़िया होगा। क्लियर है यहाँ तक। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लेते बेटा। तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है और 1 है। अब हाइड्रोजन ही बच रहा है, तो 2 है और 2 और 1 3। तो ध्यान देना, इधर 3 हाइड्रोजन है टोटल। 3 को 2 नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 2 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम 2 को अगर कन्वर्ट करना है किस में, 3 में, तो क्या रास्ता है, हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3/2 से तो हो जाएगा। सॉल्व होके देखो कितना आया, 3 आया कि नहीं आया। तो यहां पे भी लगा दिया जाए, ट्रिक लगा देते हैं। तो ये बनेगा Na प्लस 3/2 टाइम ऑफ H2O is converting into NaOH प्लस H2 प्लस H2। कोई दिक्कत, आगे की बात। अब यहां पर ये जो 2 है ये सब में मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे तो सब में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ Na प्लस 3 टाइम ऑफ H2O प्लस 2 टाइम ऑफ NaOH प्लस 2 टाइम ऑफ H2। क्लियर है यहां तक। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई बच्चों, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई हमारे अपने तरीके से। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, इस रिएक्शन को भी चलो बैलेंस करते हैं, खत्म करते हैं फिर इसको। आप पॉज करके सारी रिएक्शंस को नोट करेंगे और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को आप दोबारा भी देखेंगे। ठीक है, रीजन क्या होती है बेटा कि केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपका इंटायर चैप्टर जो भी कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड होंगे उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप इस चैप्टर में अच्छे नंबर गेन करेंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है चैप्टर का, इसलिए आपको इसमें बहुत ही कंफर्म, बहुत ही पक्का होना पड़ेगा। सो अगली रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस HNO3। ठीक है, मेक्स MgNO3 ट्वाइस, MgNO3 ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, तो सबसे पहले काउंटिंग कर लें। इधर है एक मैग्नीशियम का एटम, इधर है एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। ये रिएक्टेंट साइड हो गया। इधर आते हैं बच्चों, मैग्नीशियम केवल एक है, ध्यान देना, एक मैग्नीशियम है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 नाइट्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर हम देखेंगे कि एटम बैलेंस है या नहीं है। तो एक मैग्नीशियम ठीक है। एक चीज यहां पे ध्यान दो, अगर आप रिएक्शन को जल्दी बैलेंस करना चाहते हैं तो कुछ ग्रुप्स आते हैं जिनको आप एटम ना ट्रीट करके ग्रुप ट्रीट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे कि ग्रुप आपका भी आया NO3, तो इसको हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन के टर्म पे ना मान के केवल NO3 मानेंगे। जैसे कि SO4 ग्रुप आ गया,
ठीक है, जैसे कि OH ग्रुप आ गया, तो उसको अगर आप अलग अलग नहीं मानेंगे, इसे एक यूनिट मानेंगे तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। और ऐसा कब मानेंगे, जब देखो NO3 पूरा यहाँ पे भी है, NO3 पूरा यहाँ पर है, तो ऐसी कंडीशन में ये स्ट्रैटेजी आपको जल्दी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में या जल्दी रिएक्शन को बैलेंस करने में हेल्प करेगी। तो उसको एक थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। बस ध्यान देना है। ऐसा कब करना है, जब देखो NO3 दोनों तरफ है, जैसे SO4 इधर भी SO4 उधर है, तो आप इसे एक ग्रुप मान लेंगे। तो ये एक NO3 है, ठीक है, और इधर कितना है, 2 NO3 है। तो आप NO3 को बराबर करने के लिए इधर 2 लगा सकते हैं। अगर जैसे ही आपने 2 लगाया, आपका NO3 2 हो गया, चेक। अब आप दूसरे एटम्स को देख लो, ग्रुप को पहले बैलेंस कर लिया, 2 इधर है 2 इधर है, बैलेंस हो गया है। यहां पर बच्चों मैग्नीशियम है, इधर एक मैग्नीशियम है, ये तो बैलेंस लग रहा है, और इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन, देखो तुरंत बैलेंस हो गया। फिर से एक बार समझा देता हूं आपको, बड़ा आसान सा है। हमने कहा इस पूरे ग्रुप को 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन मत मानो, अगर इधर उधर एक जैसा लिखा है, NO3 ग्रुप एक इधर है और 2 इधर है, तो एक को 2 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब यहाँ 2 लिख दिया। जैसे हमने 2 लिखा, ये मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से भी होगा। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से ये मैग्नीशियम आपका था, एक मैग्नीशियम है, बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन, इधर देखो 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, और 2 NO3 ग्रुप और 2 NO3 ग्रुप बैलेंस है। क्लियर बच्चों? इस तरह से हमने इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर लिया। अब बच्चों इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, आप बड़ी आराम से उसको लगा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है वर्ड इक्वेशन, क्या होती है केमिकल इक्वेशन और क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और लास्ट जो सबसे बड़ा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था वो था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, वो भी अपने एक यूनिक तरीके से। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करें, अपने कोचिंग ग्रुप में शेयर करें। और जो भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आपको बीच में मिलती हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों यहीं पर इस क्लास को एंड करते हैं। अगली क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सभी लोगों जिनको आप जानते हैं, जिनको इनकी जरूरत है, उनके बीच शेयर करिए। ठीक है, अगर आप मुझे थैंक बोलना चाहते हैं तो यही इसका तरीका है बच्चों। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।